हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं सीरीज में। आज हमारा चैप्टर जो अध्याय आपका है वो 3 है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी को देखेंगे और सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके तीसरे अध्याय का नाम है फूलों का नगर। ठीक है, इसका नाम क्या है? फूलों का नगर। ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फूलों के नगर में क्या बताया गया है। ठीक है। गुरु वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुरुकुल में रह जाते थे। वो गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ तो थे, उनके पास बहुत सारे शिक्षक जो राजकुमार थे बहुत दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे और उन्हीं के गुरुकुल में रहते हुए वो शिक्षा को ग्रहण करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे। जो गुरुजी थे, जो उनके जो टीचर थे, वो सभी को जो है समान रूप से सभी बच्चों को प्रेम करते थे और उनके किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे और बच्चों में किसी भी तरह का वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते थे। लेकिन जो दो बच्चे थे जिनका नाम था अमृत और शांतनु, ये जो वैसे सभी बच्चे जो है गुरुजी की सेवा करते थे, लेकिन जो दो बच्चे थे अमृत और शांतनु, ये दिन रात की परवाह नहीं करते थे। आश्रम में दिन रात ये काम किया करते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हें राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली बनी रहेगी। तो गुरुजी ने उन दोनों अपने जो शिष्य थे जिनका नाम अमृत और शांतनु था, उनको अपने पास बुलाया और वो कहने लगे, बच्चों हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और हम आपको दो बातें बताना चाहते हैं। अगर आप उनका पालन करेंगे तो तुम्हारे राज्य में सदैव ही संपन्नता और खुशहाली बनी रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहां तक हो सके युद्ध टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना। तो गुरुजी ने उन्हें क्या बातें बताई? उनके गुरुजी कहने लगे कि जहां तक संभव हो आपको युद्ध को टालना है, युद्ध नहीं करना है और हमेशा ही अहिंसा का मार्ग अपनाना है। आपको कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं और सदा ही प्रकृति की, नेचर की रक्षा करनी है। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी। दोनों ने हामी भर ली। दोनों ने गुरुजी को हाँ किया और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। शांतनु ने कुछ दिन तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, किंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। जो शांतनु नाम का उनका शिष्य था, कुछ समय तक तो उसने अपनी गुरुजी की बात को, उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन जैसे ही वो राजा बना उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवा कर उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और बारिश ना होने के कारण बारिश वहां पर बंद हो गई। बारिश ना के बराबर होने लगी तथा सूखा पड़ गई। अब वहां पर जब वो राजा बनते ही शांतनु ने क्या किया, वहां पर वो शिकार करने लगे और पेड़ पौधों को उन्होंने कटवाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां का जो पर्यावरण था वो असंतुलित हो गया और बारिश होना भी बंद हो गई। दूसरी तरफ वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। जो दूसरा उनका शिष्य था गुरु का, उसे, जिसका नाम अमृत था, उसे अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही वो राजा बने वैसे ही उन्होंने पूरी तरह से पूर्णता शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए और वो चारों तरफ पेड़ लगवाने लगे। वहीं जब कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वह वहां फूलों के बीज बिखरवा देता। कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल जाते। जैसे ही उन्हें कहीं पर भी खाली जमीन दिखाई देती कि जहां पर कुछ खाली जमीन पड़ी है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां पर अब जो राजा अमृत थे वो
वहां पर फूलों के बीजों को बिखरवा देते थे, जिसके कारण वहां पर रंग बिरंगे फूल खिल उठते थे। कुछ ही दिनों में प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती थी और बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते थे। सभी लोग राजा का सहयोग करते थे और कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मड़राया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखते थे। वो जो भी लोग थे जो उन बगीचों को और फूल पौधों को देखते थे, वो एकदम से आश्चर्य से, ठगे से, सब कुछ सुध बुध भूल कर वो उस दृश्य को, फूलों के खूबसूरत दृश्य को वो देखने लग जाते थे। अमृत एक दिन दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, आज शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। अब उसको, जो राजा थे अमृत, वो उनको दरबार में उनके दूत ने सूचना दी कि एक विशाल सेना के साथ जो शांतनु है वो उनके राज्य पर आक्रमण करने आ रहे हैं। यह सुनकर अमृत परेशान हो गए। बहुत ज्यादा परेशान हुआ और बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें चिंता हो गई कि अगर युद्ध हुआ तो उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे और प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों से बोले, जो उनके महामंत्री थे महामंत्री जी विनम्रता से कहने लगे कि परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। उनके जो महामंत्री थे उन्होंने बहुत विनम्र भाव से कहा कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम बंदी बन जाएंगे। यह सुनकर अमृत के मुख पर चिंता की लकीरें उभर गई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। वो युद्ध को टालने के विषय में राजा अमृत सोचते रहे कि अपने युद्ध को कैसे टाले। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाया और अपनी योजना उन्हें समझा दी। जो राजा अमृत थे उन्हें वो जब बगीचे में गए सुबह से उठ के, तो फूल पौधों को देखकर उनके मन में विचार आया और वो इससे प्रसन्न हुए, जो उन्होंने अपने महामंत्री को बताया। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। ये विचार को सुनकर, इस योजना को सुनकर उनके महामंत्री भी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा आराम से सोने चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह जो था वो नगर की खूबसूरती को देखने लगा और नगर की खूबसूरती को देखकर जो राजा शांतनु थे वो अचंभित हो गए। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ साथ झूम रहे थे। मोगरा, बेला और चमेली की कलियां चटक रही थीं और चारों ओर भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। इतनी खूबसूरती को देखकर वो उसे देखते रह गए। मालती के गुच्छे लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जो मालती के फूल के गुच्छे थे वो दीवारों के सहारे चढ़े हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वह फूलों के किसी जादुई संसार में आ गया हो। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही फिर उसका जो शांतनु का सेनापति था उसने उसे याद दिलाया कि महाराज, हमें यहाँ अब आक्रमण करना चाहिए। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली और प्रजा को मारने के लिए आगे बढ़े, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को डंक मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच शांतनु को भी मधुमक्खियों ने चेहरे पर डंक मार दिए और उसका
मुंह सूजकर गुब्बारे जैसा गुब्बारे की तरह हो गया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही जो शांतनु थे और उनके सैनिक थे, जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया प्रजा पर, तो बहुत सारी जो मधुमक्खियां थी वो उन पर टूट पड़ी और सब मधुमक्खियों ने उनका सभी का बुरा हाल कर दिया डंक मार मार कर। जिसका और शांतनु भी मधुमक्खियों के डसने से वो भी उसका संतुलन बिगड़ा और वो भी गिर पड़ा, जिसके कारण उसका सिर किसी नकूली वस्तु चपका जो है टकरा गया। उसका सिर था वो जब वो गिरा तो किसी नुकीली वस्तु से उसका सर टकरा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राज दरबार में था। जब शांतनु को होश आता है तो वो अपने आप को अमृत के राज दरबार में पाते हैं और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह निकले। ये सब देखकर जो शांतनु था उसको रोने लगा, उसकी आंखों से अश्रुधार निकल पड़ी, आंसू निकलने लगे। वह रूधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी जान बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है, मैंने हमेशा ही गुरुजी की आज्ञा को माना है, मैंने हमेशा ही गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। और वो कहने लगा कि अहिंसा ही मेरा धर्म है। यह सुनकर शांतनु शर्मिंदा हो गया और वह बोला, शर्मिंदा होकर वह बोला, शांतनु, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? तो वो पूछने लगा कि जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं किया, सेना लेकर तुम क्यों नहीं आए, ऐसा पूछने लगा वो। इस पर अमृत मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने और देखो उन्होंने मेरे बरसों पुराने मित्र को एक बार फिर मुझसे मिला दिया। अमृत क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए? अमृत कहते हैं कि मेरी जो मधुमक्खियों वाली सेना थी वो तुमसे लड़ने गई थी और देखो मेरी मधुमक्खियों वाली सेना ने मेरे बरसों पुराने मित्र को एक बार फिर से मुझसे मिलवा दिया है। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे, जो छत्ते थे उन पर पत्थर मारे और छिप गए और गुस्से में भी सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। जब अमृत उन्हें बताते हैं कि कैसे वो मधुमक्खियां उनके ऊपर टूट पड़ी, शांतनु अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर अमृत बड़ी प्यार से बोला, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और कई बोरों में फूल के बीज भी ले जा सकते हो। उन्हें तुम मिट्टी में दबा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। तो अमृत क्या कहते हैं, जब शांतनु कहते हैं कि अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ, माफी मांगते हैं, अपने राज्य के लिए जाने को कहते हैं, तो अमृत उनसे क्या कहते हैं, अमृत बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं, आखिर तुम मेरे मित्र हो। और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे राज्य की स्थिति बहुत खराब है, तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और साथ में बोरों में फूलों से भरे हुए फूलों के बीज भी ले जा सकते हो ताकि आपका राज्य भी हरा भरा हो जाए। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, शांतनु जो है अमृत के प्यार के कारण रो पड़ा, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। वो कहने लगा, मैं अपने राज्य को भी तुम्हारे राज्य की ही तरह फूलों का नगर बनाऊंगा। दोनों मित्र खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े और दोनों मित्र जो थे वापस से हंसने लगे और वो दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। ये आपके चैप्टर की कहानी थी।
ये चैप्टर आपका किसने लिखा है? डॉक्टर मंजरी शुक्ला का लिखा हुआ चैप्टर था। हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें हमने कहानी पढ़ी, और इसके सेकंड पार्ट में अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी देखने के लिए आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।